थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जोश है, मजा आ गया. अरे आई लव यू टू यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप लोगों के इतने प्यार देखते हुए इतना सम्मान आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी सारी थकान उतर गई. जैसे भी अश्विन ने बोला, मैं मुंबई था, रात को 2 बजे सोया, 4 बजे उठा आप लोगों के पास पहुंचने के लिए. 3 घंटे का फ्लाइट था. उसके बाद ट्रैफिक आपको पता ही है, आपके शहर का कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है. तो लेकिन आप लोगों का जोश देखकर, आप लोगों का प्यार देख के आई एम टोटली फ्रेश एंड मैं कमिटेड हूँ आज आपको अपना बेस्ट देने के लिए. तो मुझे पॉइंटर दे दीजिएगा ताकि मैं शुरू कर सकूँ. इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे लाइव सेशन अटेंड करेंगे. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. आइए आपसे मैं कुछ बात करता हूँ. ओके, अपना नाम बताइए. मैं सर शुभंकर रॉय सर. शुभंकर, आप क्यों आए हैं? सर आपसे सीखने के लिए. क्या सीखना चाहते हैं? सर आपके जैसे आगे बढ़ने के लिए सर. आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत बढ़िया. कि सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत बढ़िया. सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधा शुरू करूँगा. मुझे पॉइंटर दे दीजिएगा. आज का जो सेशन है इसका नाम है सक्सेस अनलिमिटेड. और सक्सेस अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि सालों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, बहुत ज़बरदस्त किताब थी. उसका टाइटल था सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल. इसको देख लीजिएगा अगर चल जाए. हाँ, तो उसका टाइटल था सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल. सक्सेस का कभी कोई एंड नहीं होता, कभी अंत नहीं होता. क्यों? सिंपल सी चीज़ है. कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में अभी जुड़ा और वो फास्ट स्टार्ट 8% करता है, तो क्या वो सक्सेस है? डेफिनेटली है. क्यों? अगर 5% से वो फास्ट स्टार्ट 8% पहुंचा, सक्सेसफुल नहीं है. कितने सारे लोग 5% पे ही रह जाते हैं, आगे कुछ करते ही नहीं है. राइट? अगर कोई फास्ट स्टार्ट 8% से 10% पे पहुंचता है, 11 पे पहुंचता है, ब्रॉन्ज करता है, तो क्या सक्सेस है? यस. मान लीजिए किसी का पहली बार 10,000 रुपए का चेक आता है. ओके, तो क्या वो सक्सेस है? डेफिनेटली. 10,000 किसी का पे चेक है, वो 25,000 पे पहुंचता है, तो क्या वो सक्सेस है? 25,000 किसी का पे आउट है, वो 50,000 का पे आउट लेता है, तो क्या सक्सेस है? 50,000 किसी का पे आउट है, वो फर्स्ट टाइम 1 लाख को क्रॉस करता है, तो क्या सक्सेस है? एब्सोल्युटली. क्या इसका कोई एंड है? नहीं ना. इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है. इसलिए सक्सेस इज नेवर एंडिंग. ग्रेट सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 100 बनाए, 100 इंटरनेशनल 100 बनाए, वो भी बहुत बार 90s में आउट हुए. अगर वो उतनी बार 90s में आउट नहीं होते तो वो 100 से ज़्यादा 120 या 125 तक पहुंच सकते थे. तो सक्सेस का कभी कोई अंत नहीं होता. और दूसरा इसका पार्ट है फेलियर इज नेवर फाइनल. फेलियर जो है वो कभी भी फाइनल नहीं होता. जब तक आप दौड़ में हैं, प्रयास में हैं, आप अपनी सक्सेस को चेज कर रहे हैं, आप फेल नहीं हुए. आप फेल कब होते हैं? जिस दिन आप हार मान के घर बैठ जाते हैं. दैट इज द डे यू फेल. सो सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल. करेक्ट? ओके. नाउ आइए शुरू करते हैं सीखने सिखाने का सिलसिला. आपने तो स्क्रीन ही गायब कर दी. स्क्रीन याद होती है, नो प्रॉब्लम. सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आप क्या सीखते हैं, आप उससे सक्सेसफुल नहीं बनते. आप सीखने के बाद क्या करते हैं, उससे आप सक्सेसफुल बनते हैं. अंडरस्टैंड? हमारे बिजनेस में एक सिंपल सा फॉर्मूला चलता है. वो सिंपल फॉर्मूला क्या है? लर्न, डू, लर्न, टीच, लर्न, परफेक्ट. आप इस बिजनेस में हैं, सबसे पहले आपको लर्न करना होता है. क्या लर्न करना होता है? बिजनेस की कुछ बेसिक्स हैं, जैसे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कब कहाँ कौन से प्रोडक्ट खाने हैं, स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट्स, और उसके बाद बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस का मॉडल क्या है, ये कुछ बेसिक्स हैं. तो लर्न के बाद में अगर आप ये सब सीख के घर जाके सो जाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे. तो लर्न के बाद इसलिए आता है डू. राइट? यानी जो सीखा उसके बाद आप फील्ड में काम करना शुरू करते हैं, 1-on-1 करना शुरू करते हैं, होम मीटिंग्स करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे CNT करना शुरू करते हैं. तो ये हो गया लर्न के बाद डू. कुछ लोग क्या बेसिक गलती करते हैं, लर्न नहीं करते और सीधा डू पे पहुंच जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी शुभंकर से मैंने बात करी थी. मान लीजिए कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इनके पास जाके कहता हूँ
कि मैंने वेस्टीज कंपनी ज्वाइन की है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप भी आओ मेरे साथ ज्वाइन करो। तो उन्होंने कहा इसमें करना क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट है? अच्छे प्रोडक्ट है। बोलो करते क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैंने खाने हैं इसके। बोलो खाने हैं, इतने सारे सप्लीमेंट कैसे खाऊंगा, ये इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, बस आप मेरे दोस्तों ना, आप ज्वाइन करो, 4-5 हज़ार रुपए का इस प्रोडक्ट में। तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है ये मेरे रिलेशनशिप की वजह से ज्वाइन कर लें, सामान ले लें, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इनको मैंने कुछ बताया नहीं। बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने खुद लर्न नहीं किया। या हो सकता है ये ना ही आए। तो ऐसा अगर मैं 4-5 लोगों के साथ करूंगा, नेटवर्क आगे बनेगा नहीं। उसके बाद मैं कहूंगा कि नेटवर्क बनता नहीं है, सक्सेस होता नहीं है, मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। तो मैंने गलती क्या करी? मैं लर्न करे बिना डू पे पहुंच गया। ओके, कई लोग ये गलती करते हैं। सो लर्न डू, उसके बाद फिर और सीखिए। और जो भी आप जब लर्न के बाद डू करेंगे, नेटवर्क बनेगा, फिर सीखेंगे। जो भी सीखे अपने नेटवर्क को सिखाना शुरू कर दीजिए एंड उनको एजुकेट करिए। आपका नेटवर्क जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा, उतना ज़्यादा आपके सक्सेस के जो चांस हैं वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में बहुत बढ़ जाते हैं। फिर और सीखिए ताकि आप परफेक्ट हो सके या बेहतर हो सके। दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद जैसे मैंने कहा, स्टेप 1 देखिए क्या लिखा है। इट्स नॉट व्हाट आई लर्न मेक्स मी सक्सेसफुल। मैं जो सीखता हूं वो मुझे कामयाब नहीं बनाएगा, बल्कि मैं क्या करता हूं सीखने के बाद वो मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। अब चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 है प्ले टू विन। प्ले टू विन क्या है? प्ले टू विन का सिंपल अर्थ है जीतने के लिए खेलना। हिंदुस्तान में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में क्रिकेट का बैट ना पकड़ा हो, या गेंद ना पकड़ी हो, या फुटबॉल को कभी लात ना मारी हो, है ना? हम सब ने ये खेल खेले, लेकिन हमने वो खेल खेला, आप सबने वो खेल खेला शौक के लिए, मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए। करेक्ट है? तो क्या इसका कोई आपको रिवॉर्ड मिला? नहीं, क्योंकि आपने उसको प्ले टू विन नहीं किया। कुछ लोग प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो प्रोफेशन की तरह उसको लेते हैं और उनके रिवॉर्ड्स बहुत हाई होते हैं। सेम वे वेस्टीज में आप जब काम कर रहे हैं तो खाली करने के लिए नहीं करना, खाली ये सोच के नहीं करना कि 5-10-20 हज़ार रुपए की इनकम आ जाए, EMI चली जाए, थोड़ी सी लाइफ बेटर हो जाए। नहीं नहीं नहीं। प्ले टू विन का मतलब है जीतने के लिए खेलना। जीतने के लिए खेलना के मतलब मैं किसको कहता हूँ? शुभंकर, आपको मैं फिर आपसे बात करना चाहूंगा। अभी आपका करंट चेक कितना है? 1,29,000। 1,29,000। ओके, गुड। सपोज करिए शुभंकर, अगर आपका पेचेक 5 लाख रुपए महीने पहुंच जाए तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? मुझे 3 से 4 कोई भी चेंजेस बता दीजिए। सबसे पहले तो अपना सपना जो था, अपना खुद का घर, मैं खुद का घर बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एक और मर्सिडीज बेंच लेने का सपना है, वो भी मैं सेकेंड मेरा मर्सिडीज बेंच लेने का सपना है, मैं वो मर्सिडीज बेंच भी लूँगा। और थर्ड मैं चैरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए चैरिटी के ऊपर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ अच्छे काम भी करना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए, जब ये अभी बात कर रहे थे, इन्होंने घर की बात करी, मर्सिडीज बेंच की बात करी, तो इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट मैं आपको दिखाना चाहता था। इसलिए मैंने इन्हें कहा कि आप मेरी तरफ मत देखिए, आप थोड़ा सा क्राउड की तरफ भी हो जाइए ताकि आप लोग देख सकें। अंडरस्टैंड? ये है प्ले टू विन गोल। प्ले टू विन गोल का मतलब क्या है? एक ऐसा लक्ष्य जो यदि पूरा हो जाए तो आप लाइफ में जीतने के कगार पर आ जाएं, आप विनिंग ट्रेल में आ जाएं। इसे मैं कहता हूं प्ले टू विन गोल। क्या आपको ये समझ आया? बहुत बढ़िया। ये प्ले टू विन गोल अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अभी नया है, उसका पे आउट 2-4-5 हज़ार रुपए का है, तो उसका पहला प्ले टू विन गोल हो सकता है 1 लाख रुपए महीना। हो सकता है जैसे अभी शुभांकर जी ने बताया इनका हाईएस्ट पेचेक 1,29,000 है, तो मैंने इनको आइडिया दिया प्ले टू विन गोल का से 5 लाख रुपए महीना। प्ले टू विन गोल का मतलब है एक ऐसा गोल जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करे और जब वो पूरा हो जाए तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, आपकी जीवन बदल जाए। ये है प्ले टू विन गोल। तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को अपना अपना प्ले टू विन गोल लिखना है, बनाना है इसी समय अपनी डायरी में। जैसे जब मैं वेस्टीज में आया था, मेरा पहला प्ले टू विन गोल था 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना। सो मैं 2 लाख रुपए पे पहुंचा। उसके बाद मैंने अपना अगला लक्ष्य रखा 3 लाख रुपए पहुंचना, तो मैं वहां पहुंचा। उसके बाद मैंने अपना अगला प्ले टू विन गोल रखा 6 लाख रुपए महीने पे पहुंचना, तो मैं वहां पहुंचा। फिर मैंने अपना अगला प्ले टू विन गोल रखा 10 लाख रुपए महीना पहुंचना। सो ऐसे स्टेजेस में मैं हमेशा प्ले टू विन गोल रखता गया। आज मेरे मेजर 2 प्ले टू विन गोल हैं। पहला मेरा प्ले टू विन गोल है 2 करोड़ रुपए महीने पे पहुंचना।
दूसरा मेरा प्ले टू विन गोल है, आज ग्रॉस परिवार में 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा अगला प्ले टू विन गोल है नेटवर्क के लिए कि 10,000 लोग ऐसे हो नेटवर्क में जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से लेकर 9,99,000 रुपए तक हो, और 1,000 लोग कम से कम ऐसे हों जिनकी इनकम 10 लाख रुपए महीने से ऊपर हो। ये मेरे मेजर प्ले टू विन गोल है। मैं बात करता रहूंगा। इस वजह से ये मेरे जो प्ले टू विन गोल हैं, ये मेरे को आराम नहीं करने देते या मेरा मन नहीं करता आराम करने का। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन मैं काम कर रहा होता हूँ, कहीं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अभी देखिए शेड्यूल्स मेरे इस तरीके से रहे। पिछले महीने मैंने रायपुर में यही ट्रेनिंग करी, और रायपुर से अगले दिन हमारी ट्रेनिंग थी, अगले दिन हमारी ट्रेनिंग थी अंबिकापुर में। रायपुर और अंबिकापुर में कितना डिस्टेंस है? 7-7.5 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो जब तक मैं अंबिकापुर पहुंचा, रात के 12:50 हो चुके थे, यानी 1 बजने में 10 मिनट थे। और कमाल की बात यह है, तब भी 10 से 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स वेट कर रहे थे, लीडर्स वेट कर रहे थे, राइट, हाथ में बुके लेकर के। तो बाय द टाइम जब मैं सोने गया, उसके बाद डिनर किया सबके साथ बैठ के, जब तक हम सोने गए 3 बज चुके थे। अगले दिन अंबिकापुर में 2 सेशन थे, जैसे अभी आपके लिए 1 सेशन करूंगा, ऐसे 2 सेशन थे बैक टू बैक, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा हॉल है, उसकी कैपेसिटी 1000-1100 है, लेकिन 2200 लोग थे। पूरे दिन सुबह से शाम हो गई ट्रेनिंग करते करते। उसके बाद टाइम करना शुरू किया। रांची पहुंच, आवाज आ रही है आपको? क्लियर है? नहीं, अब ठीक है यार, वही दे दे। अंबिकापुर का सेशन खत्म करते करते 6-6:30 बज गए। फिर हमने रांची के लिए ड्राइव करना शुरू किया। रांची पहुंचे हम रात को 1:30 बजे, सब बंद हो चुका था। रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटा सा ढाबा बंद होने वाला था, उससे रिक्वेस्ट करी, भाई प्लीज खाना दे दे यार, राइट। वहाँ खाना खाया। रांची अगले दिन पूरा दिन वर्कशॉप किया। उसके बाद में नेक्स्ट डे ड्राइव किया वहाँ से जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर पहुँच के फिर वर्कशॉप किया। सो इस तरीके से पूरे देश भर में मैं जगह जगह जाके ट्रैवल करता हूँ विदाउट एनी गैप, राइट। बीच में एवरी डे हर जगह कहीं ना कहीं, और डेली सेशन के बाद में 4, 5, 6, 7, 8 घंटे की ड्राइविंग रहती है। तो किसी ने मुझसे कहा, आप इस तरीके से क्यों काम करते हो, आपको क्या जरूरत है इस तरीके से काम करने की? मैंने कहा ज़रूरत तो डिपेंड करता है, मेरा प्ले टू विन गोल बहुत बड़ा है, तो वो मुझे बहुत एक्साइट करता है, इसलिए मेरे को कभी थकान नहीं होती, या इसलिए मुझे कभी ऐसा शेड्यूल्स बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। सो मैं चाहता हूँ इस समय आप अपनी डायरी में लिखें आपका प्ले टू विन गोल क्या है, जो भी अमाउंट के रूप में, चेक के रूप में, कि ये चेक अगर आ जाए तो मेरी जिंदगी में मैं जीतने लग जाऊंगा, जीतने की कगार पे पहुंच जाऊंगा। सो ऐसा प्ले टू विन गोल आपने फिगर के रूप में लिखना है अपनी डायरी में। सर डायरी नहीं लाए हैं? ले आओ सर, राइट। जितने भी लोग हैं मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि लिखे ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि मेरे और बाली साहब के एक गुरु हुआ करते थे, वो एक बात कहते थे, शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल बेहतर होती है लंबी याददाश्त से। अगर हम नोट नहीं करते, राइट, तो फिलहाल तो हमें ऐसा लगेगा हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद में आप आधी चीज़ें भूल चुके होंगे, और 1 महीने के बाद में आप 95% चीज़ें भूल चुके होंगे। तो यहाँ बैठने का कोई आपको खास लाभ नहीं होगा, इसलिए हमेशा नोट्स बनाया कीजिए। ओके सर, लिखा आपने अमाउंट लिखा? क्या लिखा? 5 लाख, एक्सीलेंट। आपने क्या लिखा सर? 10 लाख, बहुत बढ़िया। अभी आपका इनकम कितना है? 3.5 लाख, अच्छा बहुत बढ़िया। सर 1 लाख, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जी। 3 लाख, बहुत बढ़िया। 7 लाख, एक्सीलेंट। बैठे बैठे बता दीजिए, खड़े मत होइए जी। ओके गुड जी। 7 लाख, एक्सीलेंट जी। 8 लाख, गुड। 3.5 लाख, बहुत बढ़िया। हाँ जी। 5 लाख, ओके। 5 लाख, एक्सीलेंट। हाँ जी। 1 लाख, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी सर। 3 लाख, एक्सीलेंट। हाँ जी। 5 लाख, बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, सबने लिखा अपना अपना प्ले टू विन गोल? सबने लिखा? बढ़िया। अब आगे जानना चाहते हैं ये पूरा कैसे होगा? ये कैसे, ये चेक कैसे आएगा जो आपने लिखा अपनी डायरी में, जानना चाहते हैं? तो चलिए आगे चलते हैं।
सबसे पहले आपने एक सिंपल सी चीज समझनी है, एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो बेस है सक्सेस का। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखिए, उनके अंदर आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, दैट इज दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में मशहूर है कि वो 4.5-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। अब आप बताइए उनके पास किस चीज की कमी है? दुनिया की सारी लग्जरीज उनके पास है और उन्हें तो कोई खाने वाली भी नहीं है ना। लेकिन बावजूद उसके वो 4-5 घंटे ज्यादा नहीं सोते, क्योंकि वो वर्कहॉलिक है। 16-17 घंटे काम करना उन्हें बहुत पसंद है। इसी तरीके से रतन टाटा जी का नाम सुना है आपने? रतन टाटा साहब आज मिड 80s में उनकी एज पहुंच चुकी है। उन्हें कोई जरूरत नहीं काम करने की, लेकिन आज भी वो 15-16 घंटे काम करते हैं। इतनी ऊर्जा उनके अंदर है, राइट। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखिए, आप उनके अंदर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी बेस है सक्सेस का। बिना एनर्जी के कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफल नहीं हो सकता। आप अमिताभ बच्चन जी को देखिए, ही इज ऑल्सो टचिंग 80, राइट। आने वाले 4 साल उनके बुक हैं, उनकी डेट्स बुक हैं, उनको भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बट उनका काम उनके लिए पैशन है। सेम वे आप विराट कोहली को देखिए, कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, राइट। जबरदस्त एनर्जी। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप देखिए, एक चीज सबके अंदर आप कॉमन पाएंगे, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी बेस है सक्सेस का। एनर्जी कहां से आती है? आपका प्ले टू विन गोल जो है, वो आपको एनर्जी देता है, राइट। अभी जैसे आपने लिखा, क्या लिखा सर आपका? 5 लाख, बढ़िया। जब जब आप 5 लाख के बारे में सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आएगी। एंड एनर्जी बेस है सक्सेस का। क्या ये चीज समझ आई आपको? एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। ऊपर वाले भी, एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। एब्सोल्युटली, एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। आइए आगे चलते हैं। एक चीज यहां पे हमें और समझनी है, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। पास्ट जो है वो फ्यूचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है कि जो पास्ट है वो हमारी लाइफ में हमेशा डेड हो जाता है। इट ओनली लिव्स इन अवर मेमोरी। जैसे कल का दिन था, मेरा कल का दिन जो था, जैसा भी था, वो खत्म हो चुका, वो सिर्फ मेरी याददाश्त में है, एल्स वो खत्म है, इट इज डेड। सो पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जब आप अपना प्ले टू विन गोल आप शेयर करेंगे अपने किसी दोस्त के साथ में, किसी रिलेटिव के साथ में, किसी नेबर के साथ में, तो चांसेस हैं वो आपके ऊपर हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, राइट। जैसे जब मैंने 2015 में लक्ष्य रखा था 1 करोड़ रुपए महीने का, तो सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे। ये संभव नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और सबने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अगर जरूरी नहीं जो चीज अभी तक नहीं हुई वो आगे नहीं हो सकती। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। अंडरस्टैंड? सिंपल सी चीज आपने समझनी है, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। ओके, जैसे आप अपना प्ले टू विन गोल शेयर करेंगे तो कहेंगे, तो सपोज आपको कोई कह सकता है क्या तुम्हारे घर में भी किसी ने लग्जरी कार ली है? अरे घर में नहीं ली, लेकिन देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, मैं लूंगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो हो सकता है वो कहें क्या, आप मान लीजिए आपने कहा कि मैं 5 लाख रुपए का मेरा लक्ष्य है, लग्जरी कार लूंगा, जैसे अभी शुभांकर ने कहा घर बनाऊंगा, विदेश जाऊंगा। तो हो सकता है कोई तुम्हारे खानदान में भी कोई विदेश गया है, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। ओके, सिंपल सी चीज याद रखनी है, पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे मदर टेरेसा ऑलमोस्ट 38 की एज तक एक नॉर्मल स्कूल टीचर थी। उसके बाद में उनके मन में प्रभु के प्रति इतना प्रेम जागा कि उन्होंने मानव सेवा करना शुरू कर दिया। और वो तो इंडियन भी नहीं थी, इंडिया में आकर उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, हमेशा उनके नाम के आगे कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब से क्यों ना हो, बड़े सम्मान से मदर के साथ में उनका नाम लिया जाएगा, राइट। तो उनकी लाइफ कब चेंज हुई? आफ्टर 38। प्रॉफिट मोहम्मद को एनलाइटमेंट कब हुई थी? आफ्टर द एज ऑफ 40। उससे पहले वो एक नॉर्मल जीवन जीते थे जैसे लाखों करोड़ लोग होंगे। तो पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो, इट डजंट मैटर। सेम वे KFC, आपके गुवाहाटी में KFC है? उसके जो संस्थापक थे कर्नल सॉन्डर्स, 64 साल की उम्र तक वो लगातार फेल होते रहे हर एक बिजनेस में। और लोग कहते थे कि इतना मनूस आदमी है, इसके हाथ में अगर सोना भी दे दो तो वो भी पीतल हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता।
और देखिए 64 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला अमेरिका में, केंटकी में, इसीलिए इसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन, जिसको शॉर्ट में KFC कहते हैं। धीरे धीरे इतनी ब्रांचेस खुली अमेरिका में और आज 100 से भी ज्यादा देशों में उनकी ब्रांचेस हैं। आज उन्हें ऊपर गए हुए कई साल हो गए, लेकिन एवरी डे की जो इनकी इनकम है वो हजारों लाखों डॉलर्स में है। अंडरस्टैंड? सो पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ओके? हो सकता है कई बार क्या होता है, हम कंपैरिजंस करते हैं, अब तक तो मुझे यहां पहुंच जाना चाहिए था, अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था, राइट? जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ओके? कई बार लोग आते हैं कि मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, 10 साल से संघर्ष कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिली, 11वें साल में मिल सकती है, नो प्रॉब्लम। सोच नहीं चाहिए। कई बार लोग आते हैं, मैंने 5 कंपनी करी, मुझे सफलता नहीं मिली। तो कोई नियम नहीं है ऐसा कि आप 5 कंपनी करें, वहां सफल नहीं हुए तो आप यहां सफल नहीं हो सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम 2 ही है भाई, दुनिया गोल है पहली चीज, दूसरा जो इस दुनिया में आया है वो यहां से जाएगा, परमानेंट कोई नहीं रह सकता है। अंडरस्टैंड? बाकी कोई नियम नहीं है। सो पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। सो आपने कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना, हमेशा अपने प्ले टू विन गोल के ऊपर फोकस रहना है। उसके बाद नाउ फियर स्टॉप्स सो मेनी पीपल। डर जो है ये बहुत लोगों को रोक देता है सफल होने से, और सफल तो दूर की बात है, डर की वजह से बहुत सारे लोग अपना जर्नी शुरू ही नहीं करते, अपनी यात्रा शुरू ही नहीं करते सफलता की। सबसे बड़ा डर लोगों को होता है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, मैं नहीं कर पाया तो। सालों पहले मैंने एक पोस्टर देखा था जिसकी तस्वीर मेरे जहन में आज भी है। मैं 1998 में मैंने एक पोस्टर देखा था और वो मेरे सामने आंखों के बिल्कुल ऐसे अभी भी मुझे क्लियर दिखता है। वो पोस्टर क्या था, एक बास्केटबॉल प्लेयर था, उसके हाथ में बास्केटबॉल थी ऐसे जैसे वो फेंकने के लिए तैयार है, और सामने बास्केट थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक कोटेशन लिखी हुई थी, यू विल मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। यानी आप अपने लाइफ में 100% वो शॉट्स मिस करोगे जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर वो प्लेयर बॉल फेंके तो बॉल बास्केट में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, दोनों बातें हैं। लेकिन अगर वो फेंकेगा ही नहीं तो क्या जाने का चांस है? नहीं, एब्सोल्युटली। सो फेल होने के डर की वजह से बहुत सारे लोग का कोई भी प्ले टू विन गोल वो कभी रखते ही नहीं है। मैं नहीं कर पाया तो, और जैसे ही ये बात आती है नहीं हुआ तो, नहीं कर पाया तो वो अपनी जर्नी कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? इसलिए ना उनकी लाइफ में प्ले टू विन गोल है, ना उनके पास कोई एनर्जी है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी के अंदर एनर्जी आपको कॉमन मिलेगी। इसके ऑपोजिट आप किसी नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, अगर 10 बजे का टाइम है, पहले तो वो 10:15 तक तो कोई सीट पे ही नहीं आता। आने के बाद भी मान लीजिए कोई ऐसे काम कर रहा है, आप काउंटर पे जाते हो, आप उनको बोलते हो 5 मिनट लगते हैं मुंडी उठाकर देखने में, आधा घंटा लगता है एक फाइल को यहाँ से यहाँ रखने में। इस तरीके से वो काम करते हैं क्योंकि उनका कोई प्ले टू विन गोल नहीं है। उनका प्ले टू विन गोल एक ही है कि अंडर द टेबल कितने पैसे ले सकते हो, बस यही उनका प्ले टू विन गोल है। इसकी एनर्जी नहीं है, इसलिए मन नहीं करता है काम करने का। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज आपने समझनी है, फेलियर नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं है। आप देखिए एक छोटा बच्चा है, जैसे ही वो पैदा होता है क्या वो बाहर निकलते ही बोलता है थैंक यू डॉक्टर अंकल मुझे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए? ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। उसकी भाषा क्या है? जी, उसकी भाषा है रोना। वो रो नहीं रहा, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन उसको बोलना नहीं आता। हो सकता है कोई बच्चा 6-7 महीने का हो और वो रो रहा है, उसकी मदर पहुंची उसको दूध पिलाने के लिए, अब वो रो के कह रहा है अरे मम्मी दूध नहीं पीना, सुसु निकल गया, ठंड लग रही है, मेरा डायपर चेंज कर दो यार, भर गया, है ना? लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता। तो आप देखो 2.5-3 साल लगते हैं उसको बोलना सीखने में, ठीक है? अब आप देखिए 2.5-3 साल कॉमन पकड़ लेते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी कि 1100-1200 दिन वो फेल हुआ। एक दिन में 20 बार वो रोता होगा एवरेज, तो 20 एक अगर आप 11-1200 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या फिगर आएगी? 20,000-22,000 के आसपास फिगर आएगी। तो वो बच्चा 22,000 बार फेल होता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। अंडरस्टैंड?
फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। फेलियर का मेरी डिक्शनरी में सिंपल सा मतलब है वन मोर ट्राई। अंडरस्टैंड? सिंपल सा मतलब है वन मोर ट्राई। सेम चीज जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, क्या वो चल सकता है? नहीं। चलना तो दूर की बात है, उसकी गर्दन तक नहीं संभलती। 4 महीने तक की बात तो उसकी गर्दन स्टेबल होती है। कभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, छोटा बच्चा दूध पी रहा है, दूध पीते पीते वो अपने पैर मारता है ना, राइट? लेटा लेटा पैर मारता है, तो वो क्या करता है? वो चलने की कोशिश करता है। वहीं कई महीने लगते हैं, लगभग 1 साल, 8-9 महीने, 10 महीने, डिपेंड्स साल के आसपास, उसको घुटना चलने में इतना समय लग जाता है। उसके बाद क्या करता है? जब वो थोड़ा थोड़ा घुटना चलने लगता है, वो सबसे पहले तो खड़े होने की कोशिश करता है और पहले किसी चीज को पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करता है। कभी आपने ये सीन अपने लाइफ में जरूर देखा होगा, अभी आपको रिकॉल हो जाएगा। एक बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है किसी चीज को पकड़ के, पलंग को या दीवार को या किसी भी चीज को पकड़ के, तो सबसे पहले तो खुश होता है कि मैं खड़ा हो गया, और ऐसे करके छोड़ता है, छोड़ते हाथ छोड़ते ही धप से गिर जाता है ना? ये कॉमन सीन है ना, सबने देखा है, राइट? उसके बाद वो बेचारा दोबारा पकड़ के उठता है, राइट? पकड़ के फिर वो चलना सीखता है, 1 कदम चलेगा, खुश होगा अपनी उपलब्धि पर, और जैसे ही छोड़ता फिर गिर जाता है। उसके बाद अगेन 3 साल के आसपास समय लगता है चलना सीखने में। सेम फिगर आ गई, यानी कि उसने भी 22,000 बार वो फेल हुआ तब चलना सीखा। अंडरस्टैंड? सेम चीज। तो आप देखिए, थैंक गॉड बच्चों में उस समय जब वो बच्चा इतना छोटा होता है, उसकी मेमोरी नहीं होती, वो डिलीट होती रहती है, या उसमें हमारे जितना दिमाग नहीं होता, बड़े आदमी जितना। अगर उसमें बड़े आदमी जितना दिमाग हो जाए तो वो कहेगा मैं नहीं चल सकता, यही सुपरमैन लोग हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं, मैं तो जब कोशिश करता हूँ गिर जाता हूँ, है ना? तो फेलियर का सिंपल मतलब है वन मोर ट्राई। क्या मतलब है? यस। 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और नवंबर 99 में मैंने मेरी पहली कार खरीदी, सफेद रंग की सेंट्रो थी, और उसमें मैं एक गाना सुनता था बार बार। उस गाने को मैं मेरा एंथम बोलता हूँ, राइट? वो गाना है, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊँ। तो वो गाना मैं बार बार सुनता था। मेरे मेरे दोस्त बैठे होते थे, मेरे डाउनलाइंस बैठे होते थे। तो उस गाने में क्या है, ब्रेक लगती है बहुत तेज, चीं करके आवाज आती है। तो मैं हमेशा मेरे लोगों को बोलता था, मैंने कहा देख यार मेरी मर्सिडीज का ब्रेक लगा, देख यार मेरी मर्सिडीज का ब्रेक लगा। तो 99 में ये देखो सिलसिला शुरू हुआ। 2000 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2001 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2003 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2004 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2005 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2006 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, बल्कि जो कार थी वो भी बिक गई, एक सेकेंड हैंड कार आ गई, लेकिन वन मोर ट्राई। 2007 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2008 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2009 में आई, जी हाँ 2009 में। तो फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब क्या है? एब्सोल्युटली। आप देखिए, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन करने से डरते हैं। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी भी अपलाइन के पीछे घूमते रहते हैं, खुद से मीटिंग नहीं करते। तो उन्हें क्या डर लगता है, अरे यार मैं कुछ भूल गया तो। एक बार ऐसे ही मैं उड़ीसा में बहरमपुर में था, 2008 की बात है। तो उस समय कहीं भीड़ नहीं होती थी, होटल के कमरे में मीटिंग थी, तो करीब 12-15 लोग बैठे हुए थे। तो उसमें से 3 लड़के ऐसे थे जो मेरी 4-5 मीटिंग देख चुके थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, इस अभी जो मीटिंग करेंगे ना, इसमें स्पिरुलिना आप बता देना। दूसरे को बोला भाई नोनी आप बता देना। तीसरे को बोला यार फ्लेक्स आप बता देना, बस एक प्रोडक्ट बता देना। उन्होंने कहा सर हमसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोला सर मैं कुछ भूल गया तो। मैंने कहा जैसे? बोला सर आप स्पिरुलिना के बारे में ना 10 पॉइंट बताते हो। मैंने कहा हाँ भाई बताता हूँ 10 पॉइंट। कह रहा सर अगर मैं 5 भूल गया तो। मैंने कहा जिसको तू बता रहा है उसको तो 1 भी नहीं पता, 5 भी बताती है तो क्या दिक्कत है? तो वहां से मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम जैसा भी बोलो तुम करो, मैं संभाल लूंगा। तो उन्होंने किया। उसके बाद सेकेंड मीटिंग हुई, थोड़ी देर में 2 घंटे बाद। शाम तक 4-5 मीटिंग्स हुई, एंड शाम तक तो वो ऐसे शेयर हो गए थे, उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी। और आज वो 4-4, 5-5 लाख रुपए कम से कम इस बिजनेस से अर्न करते हैं। तो जो लोग प्रेजेंटेशन करने से डरते हैं, अरे उन्हें क्या लगता है ये गड़बड़ हो गई तो, ये वो गड़बड़ हो गई तो। कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और हम हमेशा गलतियों से सीखते हैं और सीखना चाहिए। परफेक्ट कोई भी चीज आप पहली बार में करें और उसमें परफेक्शन की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। ओके, सो कभी भी आपको डर नहीं होना चाहिए। एंड
फियर ऑफ फेलियर का फेलियर डर जो है, जब अगर आपको रोकने लगेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। बहुत सारे लोगों का लाइफ में कोई प्ले टू विन गोल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। तो यू शुड नेवर एवर हैव अ फियर ऑफ फेलियर इन योर माइंड। उसके बाद एक और, अरे यार, एक और फियर होता है रिजेक्शन का, यानी कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो पहली बात तो रिजेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। थोड़े टाइम पहले मार्च में मैं उड़ीसा के टूर पे था, तो एक जगह है संबलपुर, वहां से मेरा वो टूर शुरू हुआ। तो सुबह सुबह मैं मेरे होटल में ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो हमारे एक डबल ग्राउंड डायरेक्टर आए, लीडर आए, 2 साल बाद मिले थे कोविड के बाद में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आओ आप ब्रेकफास्ट कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, चाय पी लो। तो उसने कहा नहीं सर चाय भी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा भाई कॉफ़ी पी लो। बोला सर कॉफ़ी भी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा यार जूस पी ले भाई कम से कम। बोला नहीं सर जूस भी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा क्या पिएगा यार? बोला सर पानी पीऊँगा बस। अब अगर मेरे में बुद्धि कम हो तो मैं सोच सकता हूँ कि इसने मेरा ब्रेकफास्ट रिजेक्ट किया, इसने मेरी कॉफ़ी रिजेक्ट करी, इसने मेरी चाय रिजेक्ट करी, इसने मेरा जूस रिजेक्ट किया। और क्या पता उसकी स्थिति तो उसको पता है ना, क्या पता वो घर से वो इतना ज़्यादा खा के आ गया हो कि उसके पेट में बिल्कुल भी जगह ना हो। ये क्या पता बेचारे का पेट खराब हो और मैं और ठूसने के चक्कर में उसको। अंडरस्टैंड? सो हर इंसान को अपनी अपनी स्थिति पता होती है। अब कई बार फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में प्लान दिखाने से डरते हैं या किसी को अप्रोच नहीं करते, राइट। उन्हें क्या डर लगता है कि रिजेक्ट कर दिया तो, मना कर दिया तो। एंड कई बार क्या होता है, आपने किसी को प्लान दिखाया, वो आपके साथ अगर बिजनेस में नहीं आया तो बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने संबंध खत्म कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया शुभांकर का, फिर से मेरे सामने बैठा है तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने कहा भाई ये करना है। अब इसने नहीं किया, ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, सपोज, राइट। ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, इसके दिमाग में नहीं आई, इसने नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आज तक हमेशा इसकी इतनी हेल्प करी, इसको एक चीज़ बोली नहीं करी, आज के बाद दोस्ती खत्म। ऐसे नहीं करना, ओके। सो रिजेक्शन का जो डर है, इस वजह से भी लोग अप्रोच करने से डरते हैं या प्ले टू विन गेम नहीं खेल पाते। सो ये रिजेक्शन नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअल में। सपोज करिए शुभांकर एक ऐसी जॉब में है, मान लीजिए, जहां उसका बॉस इंडिया में नहीं है, बाहर है, ज्यादा काम का लोड भी नहीं है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, उसकी लाइफ कंफर्टेबल है। तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश है, कंफर्टेबल है। हो सकता है 6 महीने के बाद में इसका ऑफिस इसको कहे, एक तो वर्कलोड बढ़ा दे और कहे भाई कोविड के बाद हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो गया, हम तुम्हारी सैलरी 50% कट कर रहे हैं और तुम्हें चेन्नई भेज रहे हैं। अब उस समय क्या है, इसका हंगर इक्वेशन चेंज हो गया, भूख का इक्वेशन चेंज हो गया, स्थिति चेंज हो गई। सो अगर मैं उसके टच में हूं, मेरे नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो वो सही समय रहेगा उसको अपॉर्चुनिटी में लेकर आने के लिए। सो फियर ऑफ, आपको रिजेक्शन का कभी भी फियर नहीं होना चाहिए और कभी भी इसको आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे अपनी ईगो पर नहीं लेना चाहिए या हर्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल टेक इट, सिंपल लॉ ऑफ एवरेज के तरीके से आपने इसको समझना है। इसके बाद और तो और लोगों को सक्सेस से भी डर लगता है। सक्सेस से क्यों डर लगता है? बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सफलता के साथ आती है जिम्मेदारी। जैसे जैसे आपका लाइफ में ओहदा बढ़ता है, सक्सेस मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। या सक्सेस के साथ में और क्या होता है, मैं आपको, जब आप पैसे नहीं कमाते, ऑब्वियसली वो लाइफ में एक चैलेंज है, लेकिन जब आप पैसे नहीं कमाते हो, उसको मैनेज करना भी एक चैलेंज रहता है या एक टास्क रहता है। जैसे मेरा सीए मेरा हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि ऑफिशियल अकाउंट से किसी को कुछ मत दिया करो। मैंने कहा क्यों भाई? बोला सरकार को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये पैसे आपने इसको क्यों दिए, तो आपको जो देना व्यक्तिगत तौर पे दे दो या कैश दे दिया करो, आप ऐसे नहीं दे सकते। तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो लोग सफल होने से भी डरते हैं। डर बेसिकली है क्या? फियर की जो डेफिनेशन मैं समझता हूं वो है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी ऐसे झूठे प्रमाण जो हमें सच्चे लगते हैं। 99% जो डर है वो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेशन में होते हैं। तरक्की नहीं हुई तो, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, बिजनेस नहीं बढ़ा तो, ये क्या है, सारी कल्पनाएं हैं। सो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। थोड़े टाइम पहले मेरे घर में एक छोटा बच्चा आया, 8 साल का बच्चा है, और 11 सवा 11 बज गए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा बहुत लेट हो गया, अब आप सोने चले जाओ, आपका सुबह स्कूल भी है। तो उसने कहा मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद कैसे आएगी, आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, राइट, आपको नींद कैसे आएगी?
सबसे पहले तो मोबाइल बंद करो, उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसको मैं गुड नाइट बोल के चला गया। थोड़ी देर के बाद में मैं 15-20 मिनट बाद रूम में आया, लाइट खुली हुई थी और वो ऐसे छत को देख रहा था आंख खोल के। तो मैंने कहा बेटा आप सोए नहीं? बोले मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा नींद कैसे आएगी, आपने लाइट बंद नहीं करी, आईज क्लोज नहीं करी, तो नींद कैसे आएगी बेटा आपको? तो बोला लाइट मत बंद करो, मुझे डर लगता है। मैंने कहा डर लगता है? किससे डर लगता है? बोला भूत से। मैंने कहा भूत से? भूत क्या होता है? तो बोला घोस्ट। तो मैंने कहा आपने भूत देखा है? बोला नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता भूत होता है? बोला नानी कहानी सुनाती है भूत की। मैंने कहा बेटा कहानी की जो बातें होती है वो कहानी ही होती है। फिर मैंने उसको समझाने के लिए कहा, मैंने कहा अच्छा आपने ये पिक्चर देखी थी? बोले XYZ मूवी बताइए। तो बोला हाँ। मैंने कहा उसमें ये जो हीरो था मर गया था? बोला हाँ। मैंने कहा लेकिन अगली पिक्चर में तो दोबारा जिंदा खड़ा हुआ था वो। तो वो कहानी सच्ची नहीं होती, वो रियल नहीं होता। ऐसे करके उसको मैंने समझाया। तो डर की परिभाषा क्या है? ऐसे झूठे प्रमाण जो हमें सच्चे लगते हैं, और डर हमेशा काल्पनिक होता है। डर इज ऑलवेज इमेजिनरी, ओके, फियर इज ऑलवेज इन अवर इमेजिनेशंस। आगे चलते हुए, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू बेसिक फियर। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में दो बेसिक फियर होते हैं। सबसे पहला होता है आई एम नॉट गुड इनफ, और ये हमारे यहाँ और भी ज्यादा होता है। आई एम नॉट गुड इनफ यानी कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूं, या करीम ने कर लिया तो मैं नहीं कर सकता, या रहमत ने कर लिया मैं नहीं कर सकता, या धनंजय जी ने कर लिया मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिए मुश्किल है, मैं शायद लग्जरी कार ना ले पाऊँ, मैं शायद वहां ना पहुंच पाऊँ। तो ये जो आई एम नॉट गुड इनफ है, ये आता कहाँ से है? ये आता है क्लासिक इंडियन परवरिश से। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, न जाने हमने कितनी बार सुना तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों ने सुना? यार हाथ खड़ा करना जरा, हाथ खड़ा करना जरा। एक भी आदमी हाथ बनी बैठा हुआ, यानी सबकी परवरिश इतनी कमाल की हुई है। जब मैं छोटा था, मैंने एक 4 पैर वाला जानवर देखा, तो मुझे बच्चों में ना उत्सुकता ज्यादा होती है। तो मैंने मेरे अंकल से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले गधा। तो मैंने कहा जैसा मैं? क्योंकि वो मेरा अंकल मेरे को दिन में 40 बार बोलता था तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। मैंने कहा भाई मेरा भाई होगा। एंड इसके साथ साथ कंपैरिजन करना। कितनी बार आपका कंपैरिजन किया होगा? तू तो देख नालायक है, उसको देख तेरे से जल्दी उठता है, पढ़ता भी है, घर के काम भी करता है, तू तो सारा दिन खेलता रहता है ना? कितनी बार हमारा कंपैरिजन किया गया अदर बच्चों के साथ में? सबके साथ ऐसा हुआ है ना? तो इन सब चीजों की वजह से ये दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है आई एम नॉट गुड इनफ। एंड एक मेरा दोस्त है, कमाल की आपको बात बताता हूँ, बिल्कुल रियल किस्सा है। एक मेरा दोस्त है, जब भी उसका एग्जाम का रिजल्ट आता था, तो जैसे उसके पिताजी उम्मीद करते थे वैसा नहीं आता था, तो उसके पिताजी उसकी हर बार रिजल्ट आने का मतलब है उसकी ठुकाई होना, उसकी पिटाई करना। तो एक बार कमाल की बात हुई, ट्यूसडे को रिजल्ट आने वाला था, उसके पिताजी को टूर पे जाना पड़ गया संडे को, और जाने से पहले उसको मारने लगे। उसने कहा मार क्यों रहे हो? बोला क्योंक't तेरा परसों रिजल्ट आएगा। तो क्या तब मार लेना? बोला मैं हूं नहीं ना, मैं टूर पे जा रहा हूँ। तो बेचारे को एडवांस में ठोक के चले गए। कमाल है यार। 3-4 साल पहले मैं इलाहाबाद में था, और वहां पर एक कॉफी हाउस है जो कि बहुत पुराना है, मतलब अंग्रेजों के ज़माने का है, 150 साल पुराना कॉफ़ी हाउस है, आज भी चल रहा है, बड़ा मशहूर है। तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि वहाँ जाकर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो मैं वहाँ गया, मेरा 12 बजे के आसपास सेमिनार था, सुबह मैं चला गया 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ पे। तो तभी मार्च का महीना चल रहा था, रिजल्ट आया था। तो एक 8वीं-9वीं का एक बच्चा था, वो आया, उसके मम्मी पापा आए, और उसके पिताजी उसको लगातार डांट रहे थे। तो बोला मैथ्स में तेरे कितने नंबर आए? 96 नंबर आए, 4 नंबर और नहीं ला सकता था? मैंने कहा कैसे, कैसा बाप क्या बोल रहा है? और मेरा ध्यान उधर चला गया। उसके बाद बोला इंग्लिश में सिर्फ 90, उसके बाद बोला साइंस में सिर्फ 92। अब मेरे से रहा नहीं गया, मेरे मुंह से निकल गया इतने तो तुम्हारे 2 बार में आते होंगे यार, तुमने उसके बच्चे की जान ले रखी है। इस तरीके से जब होता है तो हर एक इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस की लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक फीलिंग आ जाती है शायद आई एम नॉट गुड इनफ। और दूसरा जो बेसिक फियर आता है वो है आई वॉन्ट बी लव्ड। आई वॉन्ट बी लव्ड का मतलब है यहाँ पर, और भी ज्यादा क्लियरली बोलूं तो आई वॉन्ट बी एक्सेप्टेड, मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। राइट? अब बहुत से लोग क्या है हमारे बिजनेस को नहीं करते या नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है यार ये क्या कहेगा,
इंजीनियरिंग करके ये काम कर रहा है, डॉक्टरी करके तो ये कर रहा है। सो इस तरीके से आई विल बी एक्सेप्टेड। ये एक बेसिक डर होता है हर एक इंसान के अंदर में। और हर एक सिंपल सी चीज आपको और आज बताऊंगा, लव इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। लव जो है वो ऑक्सीजन, जैसे बिना ऑक्सीजन के क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीवित रह सकते। ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लव जो है या स्वीकारा जाना, वो एक सोल के लिए, एक आत्मा के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। अभी आप देखिए 1998 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा पहला पेचेक था 155 रुपए और मेरा दूसरा पेचेक था 139 रुपए, 139 रुपीज। और ऐसा नहीं है मैं घर में बैठा हुआ था, मैं रोज ऑफिस जाता था। मेरे घर से ऑफिस जाने में लगते थे लगभग दिल्ली के ट्रैफिक में 1.5 से 2 घंटे। और मैं डेली 25-30 लोगों को बुलाता था, क्योंकि डेली शाम को वहां पर CNT होती थी। तो मैं डेली शाम को 30 लोगों को इन्वाइट करता था और डेली मुझे 25-30 लोग कहते थे हाँ हम आएंगे, हाँ चिंता मत कर भाई, जरूर आएंगे। आते कितने लोग थे? 99% कोई नहीं आता था। कभी मेरा अच्छा दिन हो तो एक आध कभी गेस्ट आ जाता था। अब जब 2 महीने ऐसे बीत गए, चेक आया 155 रुपए, 139 रुपए, तो जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया, ऐसी ऐसी बातें बोली जो मैं स्टेज से आपको बोल भी नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? राइट। लेकिन तीसरे महीने में बहुत फॉर्चुनेट था, मुझे एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। वो ये जो ट्रेनर थे, ट्रेनिंग तो बड़ी कमाल की थी ही थी। जब ट्रेनिंग, क्योंकि पहली बार लाइफ में मैंने सुना, किसी ने मुझे बताया ड्रीम्स के बारे में, किसी ने मुझे बताया प्ले टू विन गोल के बारे में, तो मुझे बड़ा मजा आया। क्योंकि उससे पहले मैंने पूरी स्कूलिंग करी, पूरा कॉलेज किया, मुझे तो कभी किसी ने कहा नहीं कि ड्रीम देखनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, ऐसी बातें मैंने कभी सुनी नहीं। तो मुझे बड़ा आनंद आया। और जब मुझे ये भी पता लगा, ये जो ट्रेनर हैं इनको 14-15 साल का एक्सपीरियंस था इस बिजनेस को अमेरिका में, हांगकांग में और कई देशों में करने का। इसलिए उस कंपनी ने उनको हायर किया था, उनको काफ़ी अच्छे पैसे देती थी और हायर किया था ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि इंडिया में 90s, 97, 98 में ये बिजनेस क्या है किसी को पता ही नहीं था, नेटवर्क कैसे बनाना है कोई नहीं जानता था। तो इसलिए वो फॉरेनर थे, उनको हायर किया गया था। तो जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई, कमाल की ट्रेनिंग तो थी ही खैर वो, उसके बाद उन्होंने कहा, उस जमाने में क्या मोबाइल फोन नहीं होते थे, आम आदमी के पास नहीं होते थे, बहुत रईस लोगों के पास होते थे। तो उस जमाने में इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे, 16 रुपए का इनकमिंग कॉल लगता था पर मिनट। तो आम आदमी के पास तो सवाल ही नहीं होता था कि मोबाइल हो सके। तो उस जमाने में जब मोबाइल नहीं थी तो सेल्फी वगैरह का कोई चक्कर था ही नहीं। तो जब ट्रेनिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जिसको चाहिए ले सकते हो, उसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, आपको कभी कोई दिक्कत हो बिजनेस बिल्ड करने में तो मेरे को कॉल कीजिएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस कार्ड को अपने जेब में रखोगे तो ये आपको इंस्पायर करेगा हार्डवर्क करने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो सभी लोग क्या है ना, दौड़े उनके कार्ड लेने के लिए। ऐसे लग रहा था जैसे धक्का मुक्की होने लगी, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। ऐसे लग रहा था मानो वो कार्ड नहीं बल्कि 2-2 हज़ार रुपए के नोट बांट रहे हो, कुछ ऐसा मंजर बन गया। तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार ये बिजनेस बड़े कमाल का है। अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मुझे भी इनकी तरह इतने अच्छे पैसे मिल सकते हैं, साथ साथ इतना मान सम्मान मिल सकता है। अभी देखिए किस तरीके से आपने कितने प्रेम के साथ में स्वागत किया। आज जहां भी देश भर में जाता हूं, या इवन बांग्लादेश भी गया, ढाका गया था अभी 2 महीने पहले ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो वहां से मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बिजनेस को इसके अलावा कुछ करने का तो और सोचूंगा भी नहीं, मैं इस बिजनेस को एज ए कैरियर अडॉप्ट करूंगा। तो ये डिसीजन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मैंने देखा इस बिजनेस में यार इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना प्रेम मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, पैसा तो है ही है। सो इसलिए लव इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। जब आप अपना प्ले टू विन गोल जब आप कंप्लीट करोगे तो पैसा तो से तो लाइफ चेंज होगी होगी, आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। देश भर में आप जहां भी जाएंगे लोग बहुत आदर के साथ, अदब के साथ, सम्मान के साथ आपका नाम लेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे। राइट। सो दिस इज व्हाट लव इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। सो ये बिजनेस आपको मौका देता है ये सारी चीजें अचीव करने का। $1 मिलियन सीक्रेट। मिलियन अमेरिकन वर्ड है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। डॉलर आपको पता ही अमेरिकन करेंसी है, आजकल वैसे भी बहुत बड़ा हुआ है, 78-79 के आसपास का रेट है। तो $1 मिलियन का मतलब है 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर का मतलब हो गया लगभग 8 करोड़ रुपए। तो करोड़ों रुपए का सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। करोड़ों रुपए का सीक्रेट ये है, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू मेक यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल। आपका जो ब्रेन है वो डिजाइन नहीं किया गया है आपको खुश रखने के लिए या आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्यों?
क्योंकि आपका ब्रेन जो है ये हजारों वर्ष पुराना है। डेवलपमेंट से पहले इंसान कहां रहता था? हैं जी? बिल्कुल सही आपने कहा, जंगल। तो वहां पर क्या है, कदम कदम के ऊपर ना बहुत सारा खतरा होता था। क्या खतरा होता था? बाढ़ का खतरा, आग का खतरा, जंगली जानवरों का खतरा। और इंसान जो है जानवरों के मुकाबले में फिजिकली बहुत वीक है, क्योंकि अगर जरूरत पड़े, क्या हम चीते या हिरन की तरह भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, हमारे पास इतनी स्पीड ही नहीं। अगर इमरजेंसी हो, जान बचाने के लिए हम बंदर की तरह पेड़ पे झट से चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते, राइट? क्या अगर जान बचाने के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए, क्या हमारे नखून इतने बड़े हैं, इतने पैने हैं जैसे शेर के होते हैं या अदर जानवर के होते हैं? नहीं होते। तो इसलिए क्या था, खतरा बहुत था। तो ब्रेन हमेशा यही देखता रहता था क्या गड़बड़ है। तो हमारा जो ब्रेन है वो सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बना है, हैप्पी होने के लिए नहीं बना है, ये बना है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, बने रहने के लिए, बचे रहने के लिए। ये है हमारे ब्रेन की बेसिक फितरत। नाउ एंड दूसरी चीज क्या है, इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो 90% से ज्यादा नेगेटिव विचार पैदा करता है। हमारा ब्रेन जो है वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करने की। एंड इतना ही नहीं, ये जो नेगेटिव विचार है ये एक बार आकर बंद नहीं होते, ये बार बार आते रहते हैं, राइट? ये हमारी प्रॉब्लम है ना। हमेशा हमारा ब्रेन देखता रहता है व्हाट्स रॉन्ग, यानी क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। यू विल ऑलवेज रिमेन एवरेज इफ यू डोंट कंट्रोल योर ब्रेन नाउ। आप हमेशा एवरेज रहोगे अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे। आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे और हैप्पी नहीं होगे अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे। तो क्या आप ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज इसमें है ओन योरसेल्फ। ओन योरसेल्फ का मतलब क्या है? ओन योरसेल्फ का सिंपल मतलब है, जैसे कई बार हम कहते हैं इस गाड़ी का ओनर कौन है, इस घर के ओनर कौन है? तो ओनर का मतलब क्या है? मालिक होना। तो अपने मालिक स्वयं बनना। एंड इसी का पार्ट 2 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, अपनी जिम्मेदारी समझना। ओके, शुभंकर 5 लाख रुपए किसे कमाने हैं? आपको कमाने हैं। लग्जरी कार किसे लेनी है? आपको लेनी है। अच्छा, बढ़िया। घर किसे लेना है? बढ़िया। सक्सेसफुल किसे होना है? तो काम कौन करेगा ना? काम तो टीम करेगा, काम तो रहमत करेगा, काम तो वर्मा जी करेंगे। तो जनरली लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, बैठ जाइए, और अपलाइन के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, वेस्टीज के अलावा क्या कोई ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं जिनका कोई और बिजनेस अभी वो करते हो? कोई भी बिजनेस हो सकता है जी। जी साहब, क्या करते हैं? फार्मेसी। क्या? फार्मेसी, मेडिकल स्टोर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। सर एक बात बताइए, आपका मेडिकल स्टोर आप कितने बजे बंद करते हैं? लगभग रात के 11 बजे। लगभग 11 बजे। अच्छा, ठीक है। जरा एक बजे बात बताइएगा, मान लीजिए आप 11 बजे बंद करना, आप अपनी दुकान बढ़ाने जा रहे हैं, गलत शब्द मैं बोल गया, और आप अपनी दुकान बढ़ाने जा रहे हैं और 10-15 कस्टमर आ जाते हैं और वो काफी सारा सामान आपसे खरीदते हैं और इस बीच में 1 बज जाता है। तो अगले दिन आपकी दुकान 2 घंटे लेट खुलेगी या उसी समय खुलेगी जिस समय खुलती है? उसी समय खुलेगी। अच्छा, आपके बिजनेस में, आप फार्मेसी के बिजनेस में कोई अप्लाई है आपका? यार देखो, सुपरमैन हमारे बीच में यार बिना अपलाइन के बिजनेस कर रहा है यार, कमाल है यार। ताली होनी चाहिए ना सुपरमैन आदमी के लिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, यहाँ पर अपनी कहता है अपलाइन आए, मोटिवेट करे। इनके फार्मेसी बिजनेस में कौन अपलाइन है, कौन मोटिवेट करता है? कोई नहीं करता। तो अपलाइन के ऊपर भी जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी आपको रोक देती है, राइट? सो इसीलिए मैंने कहा ओन योरसेल्फ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मुझे बहुत तेज भूख लगी हो और आप खाना खा रहे हो तो मैं कह सकता हूँ भाई 2 रोटी मेरी तरफ से भी खा ली, भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी। पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, आपके लिए कोई ब्रश कर सकता है? अच्छा, आपके लिए कोई नहा सकता है? बढ़िया यार, कमाल है। आपके लिए कोई टॉयलेट जा सकता है? तो यार आपके लिए कोई काम कैसे कर, आपके लिए कोई सक्सेसफुल आपको कैसे कर सकता है? दुनिया में सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है वो ये है कि कोई आपको सक्सेसफुल बना सकता है। नहीं, कोई आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। आपके गुरु, आपके अपलाइन, आपके मेंटर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, चलना आपने है। अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, हमारा
देश बड़े कमाल का देश हुआ है और इसमें बहुत बड़े बड़े योगी और संत लोग, महात्मा लोग हुए। अच्छा, मुझे एक भी ऐसे बड़े आदमी का नाम बताओ जिसको तपस्या जिसके गुरु ने करी और सक्सेसफुल वो हो गया हो। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? तो हमारे बिजनेस में लोग कई बार